यहाँ देखो, अब जो आपको सेकेंड डे में पढ़ना है, ब्रिज कोर्स का सेकेंड डे चल रहा है आपका, ये डे 2। इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, फ्रैक्शंस के बारे में। क्या पढ़ना है आपको? फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस को एक तरीके से आप रेशनल नंबर भी समझ सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। फिलहाल मैं फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन को भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, और रेशनल नंबर भी वही होते हैं जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ देखो, फ्रैक्शन कई तरीके के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं इनके बारे में आपसे पूछूंगी क्योंकि ये पुराना है, देखो आपको कितना याद है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और उसके बाद इन्हीं का आपको पढ़ना है एडिशन, फ्रैक्शंस का ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये आपका डे 2 में आपको पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड छोटी सी एक्सरसाइज आपको कर लेनी है। अब पहले मुझे बताओ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। वो क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी कि 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यस। लेकिन 5/3 प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर होगा। ध्यान बस इतना ही देना है, जिसका ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है लेकिन डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ होल कुछ अपॉन कुछ आएगा। जैसे अगर मैं 3 से 5 को डिवाइड करूंगी तो 3 बन जा 3, यहाँ बचेगा 2, बचेगा ना। yes, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको तो नीचे ही लिखेंगे, इसको इधर ऐसे लिखते थे, 3 into 1 plus 2 होता है। yes, 3 into 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको ऊपर, इसको इधर, जो जिससे डिवाइड कर रहे हो तो खैर नीचे ही आएगा। तो यानी कि इसमें 1 होल आया और उसके साथ क्या आया? 2/3। 1 होल 2/3 ऐसे पढ़ते हैं इसको, यानी एक तो पूरा है और साथ में उसके साथ फ्रैक्शन क्या है? 2/3। इसको और अच्छी तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के वापस यही बन जाएगा 5/3, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यही होता है जिस फॉर्म में मैंने ये लिखा, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें कुछ पार्ट होल होता है और कुछ पार्ट अपॉन की फॉर्म में होता है। मिक्स है ना दोनों चीजें, होल नंबर और फ्रैक्शन मिक्स है, तो इसी को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे लिख दो 2 होल 3/5 या 7 होल 1/5, ये सारे क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माने जो दो फ्रैक्शन बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 1/2 और इधर मैं लिखूं 4/8, ये दोनों इक्वल है या नहीं? yes, इक्वल है, क्योंकि इसको भी कट करूंगी तो 1/2 ही आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? yes, या मैं इसी के साथ अगर लिखूं 5/10 तो वो भी इसी के इक्विवेलेंट होगा, ये भी 1/2 ही आ जाएगा। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब हम इनको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इनकी वैल्यू सबकी क्या आती है? इक्वल आती है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर होती है। सबको आ गया? यस। और अगला हो गया ना चारों, प्रॉपर समझ आ गया? प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होगा कि बड़ा? छोटा। इम्प्रॉपर में बड़ा। ठीक है, एक ही चीज को याद रखो, न्यूमरेटर को ही याद रखो, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रॉपर में न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा। मिक्स में क्या होगा? कुछ होल पार्ट भी होगा, कुछ फ्रैक्शन भी होगा। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा उनको सिंप्लीफाई करने पे क्या आती है? बराबर आती है। अब इन सबका
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब देखना है आपको। देखो सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन के लिए क्या करेंगे? अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक और दो। एक होता है कि सेम डिनोमिनेटर हो, और दूसरा होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, या तो डिनोमिनेटर सेम होगा या डिनोमिनेटर अलग होगा। ये बातें मैं दोनों के लिए कर रही हूँ, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए कर रही हूँ। दोनों में एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया पहला केस जो मैं बता रही हूँ, फर्स्ट केस, अगर इनका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर मान लिया 1/2 है और यहाँ 3/2 है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर 2 ही है। यस मैम। तो ये बहुत आसान होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सीधे एक साथ लिख लेते हैं एक ही बार, और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये सीधे 4/2 और कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 2। यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो हमें घटाने या जोड़ने में, यानी एडिशन करने में और सब्ट्रैक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसी तरीके से अगर ये माइनस होता, 1/2 माइनस 3/2 होता, तो 2 इधर आ जाता, इधर आ जाता, 1 - 3, 3 में से माइनस करके -2/2 इक्वल टू -1। बात समझ आ गई? yes, तो यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सीधे सीधे ऊपर वालों को प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, और नीचे वाले नंबर को एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। यस मैम। अब आते हैं दूसरा वाला केस, सेकंड केस। सेकंड केस में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट। जैसे एक जगह मैंने लिखा 1/2 और दूसरी जगह मैंने लिखा 2/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, प्लस 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। समझ में आया ना? yes, नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं, जितनी बार डिवीजन जाता है उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह हो जाएगा 7/6। और यही अगर माइनस में होता, 1/2 माइनस 2/3 होता, तो भी इसका 6 ही आता है एलसीएम। 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, माइनस 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, तो 4 में से 1 -1/6। समझ में आ गया? तो दोनों केस याद रखने हैं। अगर नीचे वाला नंबर, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर प्लस या माइनस हो जाते हैं, और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके प्लस या माइनस करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। तीसरा है इनका मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इसी को प्रोडक्ट भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, मान लिया एक फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, इसका आंसर होगा। ठीक है? यस मैम। समझ में आया? जैसे 2/4 मल्टीप्लाई बाय 4/8। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट कर देंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ 4 से 4 कट रहा है, 2 से ये भी 4 जा कट रहा है, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है? और अगर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके करते तब भी ये, अगर 4 × 2 = 8 करते हैं और 8 × 4 = 32 करते हैं तभी भी 1/4 ही आता है, ऐसे भी कर सकते थे। यस मैम। ठीक है? yes, तो ये है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सबसे आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बोल कौन रहा है? चौथा देखिए, डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन में थोड़ा सा आपको ध्यान है। डिवीजन में जब हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, मतलब दोनों ही फ्रैक्शन है, ऊपर वाला भी फ्रैक्शन, नीचे वाला भी। मान लिया मैं आपको दूं 1/2 को डिवाइड करो, जिसको पहले लिखा है वो ऊपर है, 1/2 को डिवाइड करो 3/4 से। मैंने बोला आपको यस मैम, रेसिप्रोकल हो जाएगा। को डिवाइड करो 3/4 से। 1/2 को किससे डिवाइड करो? 3/4 से। तो कैसे करेंगे? 1/2 को तो ऐसे लिखेंगे, पहले वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाला नंबर इसके नीचे लिखेंगे। अब इसको करते कैसे हैं? इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेसिप्रोकल करके, तो ये 4/3 होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? 3/4 था ना, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और नीचे आ गया 3। बात समझ आ गई? यस मैम। तो ऐसे करते हैं इसको। कई बार ऐसा होता है, ऐसे नंबर आते हैं जो एक दूसरे से कट रहे होते हैं, कट रहे होंगे तो कैंसिल करके फिर जो बचेगा वो लिख लो। क्लियर है? यस मैम। समझ में आया? यस मैम।
बस इतना ही था आज के आपको ब्रिज कोर्स वाले में। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है। इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट। आपके पास ये पूरी पीडीएफ है कि नहीं है? यस मैम। सबके पास है? यस मैम। तो इसके नीचे जो प्रैक्टिस सेट दिया है डे 2 में जो प्रैक्टिस, किसके पास नहीं है पीडीएफ? तुम्हारे पास नहीं है, बाकी सबके पास है। एक बार उसको ग्रुप में, और इसको मैंने कल ऐड किया है ना ग्रुप में, एक बार उसको ग्रुप में और सेंड कर देना। उसमें जो डे 2 में जहाँ पर प्रैक्टिस सेट लिखा है, डे 2 में पहले तो यही लिखा है, फ्रैक्शन लिखा है, उसके आगे टाइप्स लिखे वो मैंने आपको समझा दिया। जहाँ पे प्रैक्टिस सेट लिखा है वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट दिया है वो आपको कॉपी में करना है, ब्रिज कोर्स वाली कॉपी। क्लियर है? चलिए आप अपनी मेन बुक में आ जाइए। मेन बुक में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1। मैंने आपको रेशनल नंबर समझा दिया था। यस मैम। इरेशनल नंबर समझा दिया था। यस मैम। ठीक है, अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आइए सारे बच्चे। खोल लिया? जल्दी से देखो मेरी बात यहाँ पे, यहाँ सुनिए। ये बहुत ही जो पहला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में देने के लिए। ये आपको 8th में भी शायद था या नहीं था, लेकिन 9th में भी है। इज जीरो अ रेशनल नंबर? पहला क्वेश्चन पूछा क्या जीरो रेशनल नंबर है? इसका आंसर होगा यस, जीरो रेशनल नंबर है। कभी कभी ये एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, इज जीरो रेशनल नंबर। अगर ऐसे कह देगा कि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो, तब तो आपको ये एक नंबर में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो येस या नो में आ सकता है। ठीक है, तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? हम लिखेंगे येस, लिख देंगे आप, येस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो कैन बी रिटन, एक्सप्लेन भी कर देंगे, यहाँ पर लिख लो, चाहे एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। एक्सप्लेनेशन में आप लिख लेंगे कि जीरो इक्वल टू 0/1। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, वेयर जहाँ पर 0 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर है या नहीं है? यस मैम। और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को आप लिख सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q हम किसको कहते हैं? नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर। इसका नाम क्या रख दिया है हमने? Q। डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का नाम क्या रख दिया है? P। तो Q 0 के बराबर नहीं है। यही शर्त होती है रेशनल नंबर होने की, कि एक तो हम उसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाए, और दूसरी शर्त होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दोनों शर्तें अप्लाई हो रही है। yes, यानी कि 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन क्या 8th क्लास में थे? यस मैम। क्या करना है? फाइंड 6 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोलिए नहीं, बिटवीन 3 and 4। ध्यान से देखिए क्या करते थे मैम, इनके डिनोमिनेटर को 5+1 से इंटू कर देना है। नहीं, जितने निकालने होते हैं उसमें 1 प्लस करते हैं। यस मैम। निकालने कितने हैं? 6। तो हम पहले 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब हम दोनों नंबर पहले लिख लेंगे, 3 इधर लिखेंगे और 4 इधर लिखेंगे। अब 7 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। इसको 3 को 3/1 समझ सकते हैं ना? यस मैम। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 7 से ही क्यों करा? क्योंकि निकालने कितने? 6 से एक बढ़ कर लेते हैं। 5 निकालने होते तो 6 लेते, 6 निकालने हैं तो 7 लेंगे, 7 निकालने तो 8 लेंगे। तो ठीक है, एक नंबर बड़ा करके ऊपर और नीचे उसी नंबर से हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गया? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 21/7। 21/7। और इसको लिख सकते हैं 28/7। अब इसके आगे एक एक गिनते जाइए। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26। तो ये बीच में हमने क्या लिख दिया? 27/7 भी आएगा इसके बाद। तो 6 क्या आ जाएंगे? रेशनल नंबर्स। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं बदल के ये दे दूं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, लिख लो क्वेश्चन। ये तो करना ही है, लिखो, एक और लिख लो। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। कर लेंगे? यस मैम। सेम ही है, थोड़ा सा मैंने इसलिए चेंज करके देखिए, ये मैंने बता दिया, इसको आप कर लेंगे। ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, दोनों कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगला देखो। ये तो बात तब थी जब पूरा होल नंबर दिया आपको। अगर फ्रैक्शन दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तीसरा क्वेश्चन 3/5 और
4/5। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, 4/5 दो रेशनल नंबर दिए हैं, 3/5 और 4/5। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। 5 में 1 प्लस करेंगे कितना हुआ? 6 से इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 से इसको भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम। 6 3 जा 18 30, यहाँ क्या हो जाएगा? लिख लो इससे आगे 18 के बाद क्या आ जाएगा? 19 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने आए? 5। एग्जैक्ट 5 ही आएंगे। ये इसको करने का ट्रिक है, समझ में आया? ऐसे उतने ही आएंगे जितने निकालने, ठीक है? अच्छा, ये 2 क्वेश्चन तो आपकी बुक में दिए हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन को और टफ बना के भी दिया जा सकता है। और टफ बना के कैसे दिया जा सकता है? इसमें क्या करा था, इसमें आपकी सुविधा के लिए उसने नीचे वाला नंबर सेम दे दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ 1/2 और 3/5 के बीच में निकालो, तो पहले हम इनका एलसीएम पता करेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 10। क्या होगा? 10। तो हम इसको भी 10 बनाएंगे। इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 से खाली नीचे नीचे नहीं कर सकते, ऊपर भी कर देंगे। इसको भी 10 बना देंगे, 2। तो क्या हो जाएगा? 5/10 5/10 6/10 6/10। अब मैम इन्हें 5 प्लस उससे करेंगे। हाँ, अब पहले सेम बना लिया, अब वही वाला प्रोसीजर अपनाएंगे जो अभी ऊपर तक करेंगे। कितने निकालना है इसके बीच में? 5। कितने निकालना है? 5। तो 5 + 1 6। आप क्या करेंगे? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से दूसरी बार, पहली बार मल्टीप्लाई क्यों करा? डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। पहली बार मल्टीप्लाई क्यों करा? डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। दूसरी बार मल्टीप्लाई क्यों करा? रेशनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है? तो अब ये हो जाएगा 30/60 और ये हो जाएगा 36/60 और इनके बीच में आप आराम से 31 32 32/60 33/60 34/60 और 35/60। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नो मैम। समझ आ गया? Yes, तो ये आपकी बुक में दिया नहीं है, पर मैंने आपको इसलिए समझा दिया। अगर इससे भी टफ वो देना चाहे तो ऐसा दे सकता है, जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें दोनों का एलसीएम पता करना पड़ेगा। फिर जितना दोनों का एलसीएम है वही नंबर नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो जो यहाँ नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वहाँ नंबर है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो पहला काम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, फिर वो आगे का प्रोसीजर करेंगे कि अगर 5 निकालने हैं तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 6 निकालने तो 7 से, 7 निकालने तो 8 से। समझ में आ गया? यस मैम। अब एक क्वेश्चन लास्ट इसका देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो, कर तो आप ऐसा भी सकते हो कि जैसे आपने आंसर शीट में से सीधे सीधे उतार लिया, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है? लेकिन उससे आपको क्लियर नहीं होगा। आपको आंसर, सिर्फ आंसर नहीं लिखना, कंसेप्ट भी क्लियर करना है कि जो मैं आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है? पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? हाँ, क्योंकि जो होल नंबर का सेट होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 होता है ना, तो उसमें नेचुरल नंबर तो सारे ही आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? yes, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1 से आगे के नंबर तो उसमें आ ही रहे हैं। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, इट इज ट्रू। लेकिन अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछा होता कि इज एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नो, क्योंकि वहाँ पर किसका पंगा आ जाता है? 0 होल नंबर के सेट में आता है पर नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता, ठीक है? तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। लिखना इसमें, जब आंसर लिखोगे लिखना ट्रू, बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर लाइज इन द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है? सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के सेट में लाई करते हैं। अगला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, क्योंकि होल नंबर का सेट कहाँ से शुरू होता है? 0। और इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स तो होल नंबर के सेट में आते ही नहीं है, तो इसमें लिखोगे नो, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर डू नॉट लाई इन द सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर के सेट में नेगेटिव इंटीजर लाई नहीं करते। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स। उल्टा, ये ट्रू नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स। अगर उल्टा पूछा होता है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू, क्योंकि जो रेशनल नंबर है उसमें तो इंटीजर्स भी आते हैं और होल नंबर में इंटीजर नहीं आते, ठीक है? yes, सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? yes, तो हम ये कैसा कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर सिर्फ होल ही होंगे? नहीं, वो रेशनल भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इरेशनल।
ठीक है, इसका आंसर लिखना नो बिकॉज इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल। क्या लिखोगे? नो बिकॉज इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, या रेशनल नंबर कैन बी इंटीजर्स ऑल्सो। ठीक है, ऐसे ये एक्सरसाइज कर लेंगे आप। इसको करने में कोई डाउट है? नो मैम, ये आपने बता दिया था रेशनल नंबर और इनका हम रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन भी बता दिया था आपने। देखो अब आगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में यस मैम। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर ट्रू है। क्यों ट्रू है? कौन एक्सप्लेन करेगा? शुभम के अलावा, शुभम के अलावा कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? बताओ। क्योंकि इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स की ब्रांच एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है। क्यों? हम लिखेंगे बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन रियल नंबर, या फिर रियल नंबर कैन बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर कैन बी ओनली ऑफ टू टाइप, आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल। ठीक है, इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। कल समझाया था मैंने? Yes, ma'am. पूरा चार्ट बना के समझाया था। रियल नंबर में दो आते हैं, Irrational, इरेशनल। तो सारे इरेशनल क्या होते हैं? रियल ही होते हैं, और सारे रेशनल भी क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन पे हर नंबर को रूट एम की फॉर्म में निकाल सकते हैं जहाँ पर एम नेचुरल नंबर हो। ये ट्रू है? नहीं। हम नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जैसे -2 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नेगेटिव की तरफ ये -2 भी आता है ना नंबर लाइन पे। मतलब नंबर लाइन पे तो माइनस वाले नंबर भी आते हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी हर नंबर को रूट एम लिख सकते हैं, और जहाँ पर एम सिर्फ नेचुरली होना चाहिए। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। -2 नेचुरल नंबर है? नहीं, इंटीजर है। -2 क्या है? इंटीजर। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें नेगेटिव वाले नहीं आते हैं ना। लेकिन नंबर लाइन पे तो सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, सभी होते हैं। तो ये कह रहा है नंबर लाइन के हर नंबर को रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि एम हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा सही है? नहीं। ऐसा सही है? नहीं। नेगेटिव नंबर भी आ जाता है कभी रूट के अंदर, तो वो नेचुरल नहीं होता। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। नो, रियल नंबर कैन बी आइदर इरेशनल और रेशनल। मैंने कल बताया था। Yes, ma'am. तो हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? नहीं भाई, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल कहाँ होता है? √4 तो 2 होता है जो इरेशनल नहीं है, रेशनल है। √9 होता है जो रेशनल है। तो पॉजिटिव नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है वो कभी रेशनल भी हो सकता है, कभी इरेशनल भी। √2 का निकालेंगे तो इरेशनल आता है। √2 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2 का स्क्वायर रूट क्या आता है? इरेशनल आता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सारे ही पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल आता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। ये इरेशनल है? नहीं, ये रेशनल है। ये क्या है? रेशनल। इरेशनल तो वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो वो पॉइंट में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। लेकिन इसमें तो डेसिमल आ ही नहीं रहा है, ये तो पूरे नंबर आ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, गिवन एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल दे दो। मैंने एग्जाम्पल दिए √4, √9, √16, √81, बहुत सारे हैं जिनका स्क्वायर रूट पूरा निकलता है, उनके एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, अगला है शो दैट √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। देखो, ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मोस्ट नहीं, जो लास्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, थर्ड ही है ना वो? यस मैम, थर्ड। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए फॉर एग्जाम। ये कुल मिला के
बेल होने वाली है। इसका मतलब ये √5 को कह रहा है नंबर लाइन पे दिखाओ। √5 कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल? मैम इरेशनल। √2 कैसा है, इरेशनल। √3 कैसा है, इरेशनल। किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर जब रूट लगाते हैं तो वो कैसा नंबर बन जाता है, इरेशनल। मैंने बताया था, यस मैम, बताया था, याद है पिछली क्लास में, कल का मतलब परसों जो क्लास हुई थी उसमें बताया था। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाली √5 रिप्रेजेंट करने को आएगा, आपको √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है। इसने एग्जाम्पल में √2 और √3 बताए हैं और एक्सरसाइज में इसने √5 दिया। डर लगी? सबसे पहले इसको शुरू करना पड़ता है √2 से, ठीक है, √5 को नहीं शुरू करना पड़ता, लेकिन मैं पहले आपको √2 बता रही हूँ। √5 आप खुद ही बना लेंगे। ये हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ध्यान से देखो, उसके बाद बीच में कहीं 0 ले लेंगे। स्केल में एक साइड इंचेस होते हैं, एक साइड सेंटीमीटर, तो आप इंच लीजिए, वो थोड़ा बड़ा होता है, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे, यहाँ 1 आएगा, 1 इंच पे और लगा लीजिए, 2 ऐसे लगा सकते हैं, हमें फिलहाल 1 की जरूरत है। ठीक है, लगा लीजिए 2-3 में से, 2-3 तक लगा लीजिए, 3 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से ठीक स्केल से एक इंच के ऊपर भी लाइन खींचेंगे। 1 इंच तो आपने ये खींच ली, 1 ये है, और इसको भी 1 खींच लिया। ठीक है, अब आप इसको मिला देंगे। ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस से हमें ये निकालना आता है, हाइपोटेनियस निकालना। कैसे होता है ये हाइपोटेनियस? जो होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कहाँ से आया ये? क्लास 8 में आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे। यस मैम, पढ़े थे, जिसमें 3-3 नंबर का सेट होता है, 2 का स्क्वायर, तीसरे के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हमें इसे निकालना है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बताया था कि अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, उसका बेस ले लें, उसका परपेंडिकुलर ले लें, और ये लंबी वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। उसका हाइपोटेनियस ले लें, तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है वो बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी ये b का स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर के बराबर। मान लिया अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। कैसे देखो, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9, ये हो गया 16, दोनों को मिला के आ गया 25। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आया? 25। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? इसका स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर ये रूट बन जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 5। ये 5 आता है। ऐसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ पढ़े थे? हमने पढ़े थे ना 12, 13 और 15 पढ़े थे ना? यस मैम। ठीक है, तो ये ऐसे ही बिल्कुल अगर हमें इसका हाइपोटेनियस चाहिए तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का भी स्क्वायर करेंगे, फिर एक और 1 का स्क्वायर करेंगे, और इनका क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। क्योंकि जो इनके स्क्वायर का सम आया था लास्ट में, उसको स्क्वायर रूट करके तो हमने आंसर निकाला था। तो ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐड करके 2, अंडर रूट 2 होगी। ये लाइन क्या है? √2। इस लाइन की लंबाई किसके बराबर है? √2। किसके बराबर है? √2 के बराबर है। √2 के अब बराबर। लेकिन हमें ये √2 ऐसे नहीं चाहिए, वो कह रहा है √2 को नंबर लाइन पे दिखा। तो सबके पास जो है कंपास होता है, कंपास सबके पास होता है। कंपास की टिप यहाँ रखनी है, जो नुकीला हिस्सा होता है यहाँ रखना है, पेंसिल की टिप यहाँ रखनी है, और ऐसे करके आर्क लगा देना। तो ये लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक आई, यही √2, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई आई वही क्या है? √2। क्लियर हो गया? यस मैम। इस वीडियो को घर जाके और देख लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप √2 को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। कल मैं आपको √3 और √5 बताऊंगी, और हम ये √3 और स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है, कल ये बता देंगे आपको। स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है, एक ही बात है, वो स्क्वायर रूट स्पाइरल ये आसान होता है ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको करना है, इतना आपको आज कर लेना है। आपको आज करना है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगी कल √5। ठीक है, इतना आप कर लेंगे।